तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था जैसा कि हमने एनिमल किंगडम चैप्टर को शुरू किया था और उसमें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करते जा रहे थे डिस्कस। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फाइलम इकाइनोडर्माटा और फाइलम हेमिकोर्डेटा के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी कहता है दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन और ऑफ calcareous ossicle and hence the name Echinodermata spiny bodied। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं एंडोस्केलेटन, calcareous ossicle, Echinodermata, स्पाइनी बॉडीड। तो इकाइनोडर्माटा जिसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड यानी कांटेदार जैसा नज़र आने वाला शरीर होने वाला एनिमल, इकाइनोडर्माटा स्पाइनी बॉडीड एनिमल। इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन के तौर पर कैल्केरियस ओसिकल पाए जाते हैं, यानी कि कैल्शियम से बना हुआ एक जो स्ट्रक्चर है इनके एंडोस्केलेटन के तौर पर इनके भीतर मौजूद होता है। जैसे कि ह्यूमंस में जो बोन्स हैं वो एंडोस्केलेटन के तौर पर होते हैं, बस इसी तरह इनमें का कैल्शियम से बना हुआ कैल्केरियस ओसिकल्स जो हैं एंडोस्केलेटन के तौर पर मौजूद होते हैं। और यही कैल्केरियस ओसिकल नामक एंडोस्केलेटन के पाए जाने की वजह से ही इन्हें इकाइनोडर्माटा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडीड, कांटे जैसा दिखने वाला शरीर होने वाला एनिमल। ऑल आर मेरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि इनमें जो एनिमल्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स होते हैं, वो अक्सर प्राय मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली समुद्री जीव ही होते हैं। आपने किसी स्टरियाज को, स्टारफिश को नहीं सुना होगा कि वो नदी में पाई गई, बल्कि समुद्र में ही पाए जाते हैं। ओफ्यूरा को नहीं सुना होगा, ब्रिटल स्टार को, कि वो नदी में पाया गया, बल्कि समुद्र में ही पाए जाते हैं ये। तो ऑल और मरीन इस दो वर्ड पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हम अभी तक के वीडियोज़ में जानते आए हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में, कि अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्मिंग ऑर्गन्स के ग्रुप को ही सिस्टम कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स को ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोइंग एनिमल्स का कहते हैं। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर कुछ ऑर्गन्स, सिमिलर टाइप के ऑर्गन्स ग्रुप होते हैं, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को ही ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोइंग एनिमल्स। तो आप ऑर्गन सिस्टम लेवल लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इन्हीं 3 वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप ये इस लाइन का जो कुछ भी है इसमें आप जान जाएंगे। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो एडल्ट होता है, अगर आप इसे इस प्लेन से कट करें, इसके सेंटर से पास करने वाले इस प्लेन से कट करें, तो भी ये इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। इस प्लेन से अगर आप कट करें तो भी ये इक्वल सिमेट्रिकल हाफ में बढ़ जाएगा। इस प्लेन से अगर कट करें तो भी इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। बस इसी तरह इसके ताल्लुक से भी है। तो इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियली किसी भी प्लेन से अगर उन्हें कट किया जाए, उनके सेंटर से पास करने वाले प्लेन से, तो वो इक्वल हाफ्स में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें रेडियली सिमेट्रिकल कहा जाता है। लेकिन इनका जो लार्वा होता है वो अगेन एक कुछ इस तरह से नज़र आता है, इसी पेन की तरह। तो उसे आप किसी
एक एक्सिस से ही काट सकते हैं और वो इक्वल हाफ से बढ़ता है। तो इनका जो लार्वा होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। तो रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल, इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल, इसे अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको, और इसे बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके माइंड में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब कभी भी रिकॉल करेंगे एग्ज़ाम से पहले तो बहुत फास्ट आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। तो अभी तक हर एक वीडियो में मैं लगभग ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग और सीलोमेट का मीनिंग बताते आता रहा हूँ। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? जैसे कि जो वो होता है किसी भी एनिमल का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, अर्ली लाइफ होता है, तो उसके दौरान जो है वो अगर उसमें एक्टोड्रम, मेसोड्रम बीच वाला और एंडोड्रम कर 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को ही जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। उन्हीं जर्मिनल लेयर से ही उसका फ़र्क बॉडी ऑर्गन्स बनता है, तो ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। सीलोमेट के ताल्लुक़ से हमने जैसे कि अलग से वीडियो ही बनाया था, इसमें हमने सीलम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप नहीं देखा है तो उस वीडियो को प्लीज़ बैक होकर देखें। फिर भी सीलोमेट के माने बॉडी वाल, एनिमल के बॉडी वाल और गट वाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल के बीच में जो अगर कैविटी पाई गई और कैविटी मेसोड्रम से लाइन भी हो इंटरनली, तो ऐसे कैविटी को ही सीलम कहा जाता है और ऐसे एनिमल्स को, कैविटी बियरिंग एनिमल्स को ही सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देखकर एक बार बिना देखे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। तो आप इसे अगर देखेंगे इस स्टार फिश को, तो अगर मान लें ये इसका डोर्सल साइड है यानी कि इसका पीठ के तरफ का हिस्सा है, अगर तो यहाँ पीठ के तरफ के हिस्से में इसके क्या मौजूद होता है? अपर साइड में एनस पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, और इसके लावर साइड में यानी कि इस तरफ क्या होता है? वेंट्रल साइड में माउथ होता है। तो माउथ लिखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ, वेंट्रल साइड, एनस, डोर्सल साइड, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि दोनों ओपनिंग्स पाई गई, माउथ और एनस, और कहाँ कहाँ पर हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। बार बार आप इसे एक बार देखकर एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करिए बार बार, तभी आपको एग्ज़ाम में ये कुछ फ़ायदा देगा। जब आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने बैठेंगे तो फटाफट रिवाइज़ हो जाएगा। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture, transport of food and respiration. तो वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि इनका जो ये शरीर है, सपोज ये जो शरीर है, इस शरीर में छोटे छोटे कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ट्यूब फिट, नीचे की तरफ ट्यूब फिट, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्रत्येक जो है इनके साइड्स में इस तरह से अरेंज्ड पाए जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। और यही पानी भर जाने की वजह से वो क्या होता है, यानी कि वो पानी के साथ साथ जो है फूड को लेकर आया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद किया। अब जो कि पानी भर गया वो काफ़ी जो है वो हो गए, मतलब मूव करने के काबिल हो गए, तो लोकोमोशन में भी मदद करने लगे। ऐसे ही उनमें जो कि वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी आया, तो रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन लेने और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए भी मदद करने लगा। तो इस तरह से इकाइनोड्रम्स अंडरलाइन कर लीजिए, वाटर वास्कुलर सिस्टम अंडरलाइन कर लीजिए,
और लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन अंडरलाइन कर लीजिए। और जो कि लोकोमोशन में मदद करता है तो उसी से वो कैप्चर भी करेगा कुछ इस तरह से, तो कैप्चर में भी मदद करता है, इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैंने इसे बता तो दिया है कि कुछ इस तरह से प्रत्येक इनके जो आर्म्स हैं उनमें फैला हुआ होता है कुछ इस तरह से, और ट्यूब की तरह होता है, और इसके नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर ट्यूब फिट्स होते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है या फिर देखना है तो आप इसका जो फिगर है वो इंटरनेट पे गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। एन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें एक्सक्रेटरी सिस्टम, वेल डिफाइंड एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होता है। जाहिर सी बात है एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो काम होता है वो कोई अन्य ऑर्गन से होगा। सेक्सेज आर सेपरेट, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी एब्सेंट, इस तरह से आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। सेक्सेज आर सेपरेट यानी कि ये भी यूनिसेक्सुअली होते हैं। ये मेल स्टारफिश एस्टेरियाज, ये फीमेल स्टारफिश एस्टेरियाज, इस तरह से बटे हुए होते हैं। एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों नहीं पाया जाता, मेल और फीमेल ऑर्गन नहीं पाया जाता। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल ही होता है, गैमेट बनाकर ही होता है जो फीमेल होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड दी बॉडी, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल है वो शरीर के बाहर एग रिलीज़ करता है, और जो मेल है वो शरीर के बाहर एग रिलीज़ करता है, जिसके बाद में वो जाइगोट बनाते हैं, और इस तरह से इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल अंडरलाइन कर लीजिए, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अंडरलाइन कर लीजिए। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इसमें खुद ही कह दिया कि लार्वा पाया जाता है इनके डेवलपमेंट स्टेज के दौरान। जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी कि जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं कि अगर जो यंग वंस है जो कि दुनिया में आया इनके शरीर से, वो अगर एडल्ट के जैसा नहीं दिखता, या फिर यंग वन से एडल्ट बनने के दौरान अगर फ़र्क फॉर्म में अगर वो एनिमल कन्वर्ट होता रहता है तो उसे ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर यंग वंस जो आया है वो एडल्ट की तरह सेम टू सेम दिखता है और एडल्ट बनने तक वो बस उसी फॉर्म में रहता है, किसी अन्य फॉर्म में, अन्य शेप में, अन्य तरीके से नहीं नज़र आता है, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है, एक ऐसा लार्वा जो कि पानी में स्विम करता हो। और हमने यहाँ देखा भी था कि बायलेटरली सिमेट्रिकल इनके क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। तो कुछ इस तरह से इनका लार्वा होगा जो कि पानी में स्विम करेगा। तो इनडायरेक्ट पर अंडरलाइन कर लीजिए और फ्री स्विमिंग लार्वा पर अंडरलाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, तो आपको आइडिया होगा कि इनमें डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट और फ्री स्विमिंग लार्वा के ज़रिए से होता है। अब यहाँ एग्जांपल दिया जाता है एनसीईआरटी द्वारा, स्टारफिश साइंटिफिकली जिसे एस्टेरियाज नाम से जाना जाता है। आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एस्टेरियाज। सी अर्किन इकाइनस, एंटीडोन, सी लिली, सी क्यूकम्बर, क्यूकुमारिया, ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा। तो आप इसे बार बार अंडरलाइन कर एक बार देख कर पढ़िए, एक बार बिना देखे पढ़िए, और बिना देखे इसे याद करने की कोशिश करिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपको, जब आप रिवाइज़ करें तो तुरंत वो चीज़ रिकॉल हो जाए। तो इस तरह से आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और इसे क्या करिए कि अगर आपको देखना है कि ये कैसे दिखते हैं, इसे स्टारफिश और ब्रिटल स्टार का तो दिया हुआ है, अगर और बाकी को देखना है तो आप गूगल में सर्च कर देख सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं फाइलम हेमिकोडेटा पर। तो एनसीईआरटी कहता है कि हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोडेटा। पहले हेमिकोडेटा को एक सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे एक फाइलम बना दिया गया। पहले कोडेटा फाइलम में एक, जैसे इस तरह आप देखिए,
यूरोकोडेटा जो है या फिर ट्यूनिकेटा, सेफलोकोडेटा जो है और वर्टिब्रेटा, ये यूरोकोडेटा, सेफलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा ये तीनों सब फाइलम हैं कोडेटा के। तो इसी तरह से ये हेमिकोडेटा भी एक सब फाइलम होता था, लेकिन अब इसे हेमिकोडेटा को एक सेपरेट फाइलम ही बना दिया गया है। तो अंडरलाइन कर लीजिए अर्लियर सब फाइलम और सब फाइलम, अर्लियर सब फाइलम और फाइलम कोडेटा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये पहले कोडाटा का एक सब फाइलम माना जाता था। और इसे बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको याद हो, एग्ज़ाम टाइम में थोड़े से समय में आप रिकल कर पाएँ। सॉरी, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोडेटा। अच्छा, ये नॉन कोडेटा अंतर्गत आ गया। अब कोडेटा से निकाला गया तो जाहिर सी बात है नॉन कोडेटा होगा। तो हेमी जो ये है सेपरेट फाइलम, सेपरेट फाइलम इसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मतलब ये अब फाइलम के रूप में, सेपरेट फाइलम के रूप में रखा गया है अंडर नॉन कोडेटा। हेमिकोडेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region called stomachod, a structure similar to notochord। जैसे कि जो ये वर्टिब्रल कोलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये नोटोकॉर्ड से ही बनता है वर्टिब्रेट्स में। उनके अर्लियर लाइफ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड के रूप में वो मौजूद होता है, बाद में वही वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। बस वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड ही की तरह जो हेमिकोडेट्स हैं, इनके कॉलर रीजन, इनका ये जो बीच वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है कुछ यहाँ वाला, इसे कॉलर रीजन कहते हैं, इंडिकेटेड है। और इनमें क्या होता है कि जो है इसी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम ही की तरह स्टोमोकॉर्ड नाम का एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, यानी कि काफ़ी रेट्रोग्रेसिव पाए जाने वाला स्ट्रक्चर। अब ये रूडिमेंट्री क्या होता है? जो डेवलप होते होते आगे बढ़ता है, कुछ नए एडेप्टिव कैरेक्टर्स अपनाता है, ऐसे एनिमल्स को या फिर स्ट्रक्चर्स को प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। और जो पीछे चला गया और कम एडेप्टिव है या फिर कम डेवलप है, तो इसे ऑर्गन को रूडिमेंट्री कहते हैं। तो एक सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, रूडिमेंट्री कोलर रीजन स्टोमोकॉर्ड, सिमिलर नोटोकॉर्ड। इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस फाइलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो बलानोग्लोसस है, एक ये वर्म की तरह ही नज़र आने वाला, अर्थवर्म की तरह या फिर सिंपली वर्म की तरह नज़र आने वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और ये प्राय समुद्री होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने जाना है और जानते आए हैं हर एक वीडियो में, कि अगर सिमिलर फंक्शन परफॉर्मिंग ऑर्गन्स कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर ग्रुप हो जाते हैं, तो इसे ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर फंक्शन परफॉर्मिंग ऑर्गन्स को ही क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोइंग एनिमल्स कहते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल, वर्म लाइक और मेराइन को, और इसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, देखकर बिना देखे, ताकि आपको ये याद हो जाए। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अब जाहिर सी बात है अगर इसको आप इसके सेंटर से पास होने वाले इस प्लेन से अगर काटेंगे तो इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो जाएगा, सिमेट्रिकल हाफ्स में। तो ये एक बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसा कि हम जानते आए हैं कि किसी भी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर एक्ट्रो, मेसो, एंडो तीनों जर्माइनल लेयर्स अगर अपीयर होते हैं, ये वही जर्माइनल लेयर्स होते हैं जो कि बाद में जाकर फ़र्क ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यानी कि यही तीनों जर्माइनल लेयर्स अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपीयर होते हैं तो ऐसे एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सीलोमेट, जैसा कि हमने जाना कि मेसोडर्म लाइंड जो बॉडी कैविटी होता है, जो कि
बॉडी वाल और गट वाल, एनिमल के गट के एलिमेंट्री कैनल के वाल और बॉडी वाल के बीच में मेसोडर्म लाइन जो कैविटी मौजूद होता है उसी को सीलम कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट। तो बायलेटरली अंडरलाइन कर लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट को। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी इज़ सिलिंड्रिकल। इनकी बॉडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिलिंड्रिकल नज़र आ रहा है, सिलेंडर की तरह नज़र आ रहा है। इज कम्पोज्ड ऑफ अ एंटीरियर प्रोबोस्किस कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो इसमें इंडिकेटेड ही है कि ये जो इनका बैक वाला रीजन है, ट्रंक वाला रीजन है, ये है कॉलर है और ये प्रोबोस्किस कर, इनमें 3 अहम रीजन्स इनमें पाए गए हैं। तो पहले से ही अंडरलाइन है या फिर हाईलाइटेड है, इसे आप याद कर लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, इनमें भी जो हार्ट होता है वो हार्ट ब्लड किसी ब्लड वेसल के मार्फत से नहीं पंप करता, बल्कि डायरेक्टली जो बॉडी कैविटी होता है, सीलम होता है, उसी में पंप कर देता है। वहीं से ज़रूरी टिश्यूज़ और आर्गन्स अपने हिस्से का न्यूट्रिएंट्स और अपने हिस्से का चीज़ें लेते हैं। तो बिना ब्लड वेसल्स के हार्ट द्वारा अगर ब्लड को पंप किया जाता है तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, जो कि इनमें पाया जाता है। तो आप यहाँ ओपन टाइप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का बात कर रहा है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। तो इनमें एक सर्टेन पोजीशन पर गिल्स भी पाया जाता है और इसी गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। तो आप गिल्स को भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड, और एक्सक्रीटरी अंडरलाइन कर लीजिए और प्रोबोस्किस ग्लैंड अंडरलाइन कर लीजिए। ये प्रोबोस्किस रीजन में एक ग्लैंड होता है जो कि एक्सक्रीशन में, यानी कि चीज़ों को एक्सक्रीट करने में, नाइट्रोजिनस वेस्टेज को निकालने में मदद करता है। सीलम से बॉडी कैविटी से लेकर नाइट्रोजिनस वेस्टेज को निकालने में मदद करता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोबोस्किस ग्लैंड। सेक्सेज आर सेपरेट, यानी कि इनमें भी ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ये मेल ब्लानोग्लोसस है, ये फीमेल ब्लानोग्लोसस है। ये मेल सेकोग्लोसस है, ये फीमेल सेकोग्लोसस है। कुछ इस तरह से सेक्सेज सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें एक्सटर्नल टाइप का होता है, यानी कि जो मेल होता है वो स्पर्म निकालता है, फीमेल बाहर एग निकालता है और दोनों में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है। तो इस तरह से शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अंडरलाइन कर लीजिए। डेवलपमेंट अगेन इनडायरेक्ट है, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, उसके दौरान लार्वा पाया जाता है, यानी कि एडल्ट से कुछ मुख्तलिफ फॉर्म के स्ट्रक्चर्स या फिर फॉर्म्स में जो है ये नज़र आते हैं लाइफ के डेवलपमेंट के दौरान। तो इसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा गया। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इस तरह से आप इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए और एक बार देखकर एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करिए। पहले एक एक लाइन में जो जो अंडरलाइन किया है वो प्रैक्टिस करिए, फिर दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है आपने अंडरलाइन किया है उसे प्रैक्टिस करिए देखकर बिना देखे। और इसे ही करके जब आप हर एक लाइन में लिखा हुआ अंडरलाइन चीज़ जब आप प्रैक्टिस कर लें तब आप उसे जोड़ने की कोशिश करिए बिना देखे, उसे 1 बाय 1 एक के बाद दूसरा प्रैक्टिस करते जाइए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है, आपके ध्यान में रहता है। एग्ज़ाम टाइम में जब आप एक बार सरसरती उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ मतलब दिमाग में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर पूछें। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।